हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करें क्लास 12 ज्योग्राफी का एक पेपर, जहां से आप जो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के प्रश्न आप लोग को सीधे फाइनल एग्जाम में सेट होने वाले हैं, कैसा आप लोग का पेपर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छी तरह से ध्यान से एंड तक देखना है। एक एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन है, तो आप लोग को अच्छी तरह सारे क्वेश्चन को भी हल करना है और देखना है कि आप लोग इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। फिर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को अंत तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे पूछ रखा है, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो किसने किया था। ठीक है, बताइए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो बोलेंगे आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी जगह गिरिफ्थ टेलर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे, इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा करेक्ट निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट कि किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलन सी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था, एलन सी सैंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करा के सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। तो डिफरेंस को पता होना चाहिए, जो सैन्य भूगोल आता है वो हमारा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। किसका हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी को ही करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हम लोग को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। देखो सघन यानी सबसे घना, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या जो कौन से क्षेत्रों में। तो डिफिनेशन को पता होना चाहिए, जो हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, ये भूमध्य देखिए ये सबसे अधिक गर्मी क्षेत्र है, यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सघन जनसंख्या नहीं होगा। ध्रुवीय में क्या होता है पता होना चाहिए कि ध्रुवीय में सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहते हैं और वहां पे रहना मुश्किल है, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। मरुस्थल में बालू बालू रहेंगे, वहां पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, अच्छे से फसल वगैरह नहीं होंगे और पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो इस तरह यहाँ भी रहना मुश्किल है, तो यहाँ पे भी नहीं रहेंगे। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया जो एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे हर तरह की सुविधा मिल जाती है लोगों को, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का क्षेत्रफल मतलब यहाँ का जो जनसंख्या होगा वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक है। देखो यहाँ पे हम लोग को पहले जान लेना है कि ये प्रतिकर्षक कारक क्या है। तो देखो प्रवास जो होता है, प्रवास के दो कारक होते हैं। आप लोग प्रवास अगर नहीं समझते बताते हैं शॉर्ट में कि हम लोग अगर कोई स्थान को चेंज करते हैं, चाहे हम लोग कहीं बरसों से रहते हैं या फिर कुछ भी महीनों से रहते हैं, उस जगह को आप छोड़ के आपको कहीं और जाना है, उसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। यानी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाना हम लोग दो कंडीशन पे कर सकते हैं, एक प्रतिकर्षक कंडीशन पे, एक अपकर्षक कंडीशन पे। ठीक है, तो प्रतिकर्षक क्या होता है कि मजबूरी में किसी स्थान को छोड़ना। अगर अचानक बाढ़ का पानी आ गया, आप क्या करेंगे, उस स्थान पे रहेंगे डूबने के लिए, नहीं ना रहेंगे, आप छोड़ देंगे। भूकंप आ गया उस क्षेत्र में, सब तबाह हो गया, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वहां से छोड़ के कहीं और जाएंगे। ठीक है, तो ये मजबूरी हो गया, इस कंडीशन पे छोड़ना क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्षक कहलाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मजबूरी में छोड़ना कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कौन सा हो जाएगा। जब प्रतिकर्षक कारक नहीं पूछ रखा है यानी कौन नहीं है, तो बेरोजगारी क्या एक तरह का मजबूरी है, लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जल अभाव, जल की कमी क्या एक मजबूरी है, जल अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा लोग, हाँ रह पाएगा, नहीं ना रह पाएगा, तो मजबूरी कारण उसको छोड़ना पड़ेगा। महामारी कोई भयानक बीमारी आ गया तो भी मजबूरन उस जगह को छोड़ना पड़ रहा है। ये तीनों जो प्रतिकर्षक कारक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रतिकर्षक नहीं है। जो शैक्षणिक सुविधा है जो ये अपने खुशी के अनुसार स्थान को छोड़ता है, यानी अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आप दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, ये आप अपने खुशी है, अच्छा रोजगार के लिए जा रहे हैं, अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, अच्छा खाने पीने के लिए जा रहे हैं या फिर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये अपनी इच्छा के लिए जब जा रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए, तो हमारा क्या होता है, वो अपकर्षक होता है। क्या होता है, अपकर्षक। जो हमारा शैक्षणिक सुविधा ये क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, प्रतिकर्षक कारक है, जिसमें हमको मजबूरी में इस जगह को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो काफी लॉन्ग डिटेल बता दिए, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोगों को काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको लॉन्ग समझा दिया। ठीक है, कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है। देखो सबसे पहले आप लोग को समझ जाना है कि जनसंख्या सबसे अधिक पूछे तो आपको एशिया मारना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि दर पूछा रखा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। वृद्धि दर की बात करें तो हमारा अफ्रीका का आंसर, मतलब अफ्रीका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अफ्रीका की जनसंख्या प्रति वर्ष अगर जो है अगर 900 व्यक्ति अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इसमें से जो है क्या कहते हैं कि आपका लगभग 800 व्यक्ति जो है मृत्यु हो जाती है। कितने व्यक्ति की मृत्यु होती है,
800 व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ये कोई रियल डाटा नहीं है। उसी तरह अगर मान लो एशिया की अगर मान लो अगर 700 ही बढ़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु होता है 300 की, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ की जनसंख्या रह रहा है, ठीक है, और इस तरह रहने की वजह से क्या होता है, ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मृत्यु कम है। तो लोग जो भी पैदा होगा तो वो जिंदा रह जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिक पैदा हो रहा है लेकिन मर भी रहा है वो मात्रा में। तो इस तरह यहाँ पे जनसंख्या इतना अधिक नहीं हो पा रही है, लेकिन वृद्धि दर सबसे अधिक है, बढ़ने की ग्रोथ जो है सबसे अधिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ 700 ही है लेकिन मर कम रहा है। तो अगले साल में क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1400 नहीं आएगा, यानी 700 में 3 घटा देंगे तो 400 का 4 दूना 2 साल में क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 मर जा रहा है, 800 मर जा रहा है, 100 बच रहा है, 1 दूना 200। तो यानी 2 साल में यहाँ पे 200 बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पे क्या कहते हैं कि आपका एशिया में 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है ना, 4 दूना 800 बढ़ रहा है। तो अब बताओ, जनसंख्या इसमें ज्यादा होगा ना, लेकिन बढ़ने की मात्रा किसमें सबसे अधिक है, अफ्रीका में है, क्योंकि अधिक मात्रा में बढ़ रहा है लेकिन मर भी रहा है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बच नहीं रहा है। तो आई होप कि अभी समझ में आ गया आप लोग को, थोड़ा डिटेल से समझा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन कुछ कुछ आप लोग सब्जेक्टिव भी बना सके। कह रहा है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा 55 करोड़ हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित संख्या में कौन जो है जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। पूछ रखा है कि कौन सा जनसंख्या जो कि कार्यशील के मतलब योग्य माना जाते हैं, यानी कौन सी जनसंख्या जो काम के लायक माने जाते हैं। तो हमारा जो 15 से 59 वर्ष की जो आयु होती है ना, इस टाइम पे सबसे अधिक जो व्यक्ति जो काम में माने जाते हैं। 15 से कम रहेंगे तो वो बेकार के लोग माने जाते हैं, बच्चा होता है वो कुछ काम के नहीं होते हैं। और 59 के बाद जो बूढ़ा होते हैं वो भी कोई काम के लायक नहीं होते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा जो जनसंख्या कार्य के लायक तो 15 से 59 वर्ष माना गया। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है, निम्नलिखित देशों में किस का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो लेटविया हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में लेटविया नहीं रहता तो हमारा दूसरा ऑप्शन जाता संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा पहला जो है वो लेटविया का है, लेकिन अगर ऑप्शन में कभी कभी लेटविया नहीं दिया जाता है तो आप लोग को संयुक्त अरब अरब अमीरात मानना है, क्योंकि लेटविया के बाद इसी का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहेगा किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेटविया, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो मानव विकास सूचांक का मापक है। देखो यहाँ पे मानव विकास सूचांक के लिए जो है क्या क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी, अगर स्वस्थ रहेगा लोग, बीमार वगैरह नहीं पड़ेगा तो भी उसका सूचांक अधिक होगा। शिक्षा भी जरूरी है, संसाधनों तक पहुंच, ठीक है। तो उपयुक्त सभी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक का प्रतिपादन किया था। तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। डॉक्टर महबूब हक हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि जो उच्चतम है। सबसे उच्चतम की बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नॉर्वे की। किसकी है वो, नॉर्वे की कोटि जो उच्चतम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रखा है, फूलों की कृषि जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। तो डेफिनेटली से बताना चाहिए, जो फूलों की कृषि होता है ना वो ट्रक फ्लोरिकल्चर कहलाती है। हम इसको पुष्प उत्पादन कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्प उत्पादन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम फ्लोरिकल्चर इंग्लिश में कहते हैं। कह रहा है कि सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही वो कहाँ पे रही है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा डेनमार्क में रही है। कहाँ पे रही है, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। बताओ यहाँ पे 16 क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो हमारा जो रोपण फसल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ता है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि कहते हैं तो किसको कहते हैं, आदिम निर्वाह कृषि को। किसको, आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का को निम्नलिखित में कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लौह प्रगलन, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, लौह प्रगलन क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। आखिर जो हमारा आएगा प्रथम में आ जाएगा, खेती भी प्रथम में आ जाएगा, और व्यापार जो आएगा वो हमारा तृतीय में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय पूछ रखा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कृषि से संबंधित, कृषि के द्वारा जो उत्पादन होता है वो जूट का उत्पादन होता है, जूट उद्योग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लौह इस्पात खदान हो जाएगा, खनिज जिसमें होता है, सीमेंट भी हो जाएगा, चूना पत्थर वो खनिज हो जाएगा, चमड़ा जो है ये आपका मवेशी द्वारा हो जाएगा, लेकिन कृषि जो हमारा हो जाएगा वो जूट उद्योग हो जाएगा। कर हम लोग को कि निम्नलिखित मैं कौन जो वन आधारित उद्योग है। तो वनों से पता है सभी को, चमड़ा तो नहीं बनेगा ये तो आपका जंतु वाला हो जाएगा, कागज हो जाएगा आपका जो ये वनों से बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, बाकी गंधक सीमेंट ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि खनन क्रियाकलाप जो वो क्या है,
खनन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, वो द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक में जो है खनन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? तो पंचम की बात करें तो हमारा जो है बाहतन स्रोत, जैसे हम लोग बताए, खेती प्रथम, आखेट प्रथम, व्यापार तृतीय, और जब पंचम में जाएगा हमारा क्या होगा? बाह्य स्रोतन, यानी बाहर से वस्तुओं को लाना, ये करना, अलग अलग देशों को जोड़ना, ये सारी चीजों का जो क्रियाकलाप में जोड़ना, ये सब जो है हमारा पंचम में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करा कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व जो कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे अधिक जो रेल मार्ग के जाल, यानी सबसे अधिक जो रेलवे लाइन बिछाई गई है ना, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को, विरट रंग मार्ग जो संबंधित है वो किससे है? तो विरट रंग मार्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। किससे हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन देखेंगे। जो भी स्टूडेंट आप लोग लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? देखो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि लेनिनग्राद जो है किस प्रकार का पत्तन है? तो लेनिनग्राद की बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, औद्योगिक पत्तन। किस प्रकार का पत्तन है ये? औद्योगिक पत्तन है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हमारा हो जाएगा जेनेवा। बोलते हो क्या बोलते हो? 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते जाना है और याद करते जाना है। ठीक है, चैनल टनल जो है वो जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? 28 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आंसर का, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। किसको? पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। चलिए चलिए, क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? देखो यहाँ पे काफी लाजवाब क्वेश्चन है। वेनेजुएला जो हमारा जो ओपेक का सदस्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन, ठीक है, एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? जिसको हम LAIA कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका माउंट वीडियो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो डिफरेंस को पता होगा, ग्रामीण में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो प्राथमिक है। ठीक है, कृषि वगैरह होती है, सब प्राथमिक में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जगह मछली पालन हो गया, या फिर आखेट वगैरह, ये सब चीजें। खैर, हम लोग के निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर की बात करेंगे तो पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी जगह। ठीक है, क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर बी जगह। निम्नलिखित में कौन जो इथोपिया की राजधानी, सबको पता होना चाहिए, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा, जो कि इथोपिया की राजधानी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 34 करेंगे निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। परिवहन नगर की बात करेंगे तो हमारा मक्का धार्मिक नगर है। ठीक है, एंड बीजिंग। देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर, जो एक परिवहन नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा बीजिंग, जो है वो चीन है, चीन की राजधानी है। ठीक है, बाकी परिवहन की बात करें तो हमारा सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, लंदन भी एक शहर है, ये भी एक शहर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में कौन जो है नियोजित नगर है? तो नियोजित नगर हमारा कैनबरा जो है नियोजित नगर है। नियोजित का मतलब ये होता है कि प्लान के अनुसार बनाना, यानी कोई सा शहर उसको पहले से था नहीं, लेकिन उसको शहर बसाया जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरा चारों तरफ ये पूरा मैदानी मैदान, इसमें कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉपर जो है देश के लोग जो है यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें खाली जो जगह हुआ इसको प्रॉपर मैपिंग दिया कि इधर से रास्ता होना चाहिए, इधर से जो है ये रास्ता होना चाहिए, पुल होना चाहिए, कोई भी चीज होना चाहिए, यानी प्रॉपर नियोजन के साथ, प्रॉपर जिस तरह मैपिंग होता है ना आर्किटेक्चर, उसके साथ बनाया गया, उसी को हम कहते हैं नियोजित। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो आपका एक मोहनजोदड़ो था वो भी एक नियोजित नगर था उस टाइम पे। तो इसी तरह केनरा जो है क्या है? नियोजित नगर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम की बात पूछी जा रही है यहाँ पे, तो हमारा चीनी तिब्बती रहता है, कहीं कहीं ऑस्ट्रिक भी रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, चीनी तिब्बती। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो क्या था? तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 2011 के अनुसार पूछ रखा है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 38 का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम की बात कही पूछी जा रही है, बताओ यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सिक्किम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर बी जगह बिहार। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी जगह। कह रहा है कि किस राज्य, अच्छा 2001 के अनुसार जो हमारा पश्चिम बंगाल था। ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी जगह, और महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे अधिक आते हैं।
कह रहे हम लोग को भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य जो धारा क्या है, तो वो क्या होता है कि ग्रामीण से नगर की हो जाते हैं और किस मकसद से जाते हैं, तो काम और रोजगार का ये पूछता है कि ग्रामीण से नगर पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण क्या होता है, वो काम और रोजगार के लिए जाते हैं ग्रामीण से नगर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहे हम लोग को मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। सबसे उच्चतम की बात करें तो केरला जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये तो आ गया भारत के राज्य में, लेकिन विश्व की बात करें तो हमारा नॉर्वे जो हो जाएगा सबसे ऊपर में है नॉर्वे। ठीक है, पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो मानव विकास जो है उसका वो किसका है, नॉर्वे का। और भारत की बात करें तो वो केरल का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में और भारत जो है पूरे विश्व में 127वां रैंक में आता है। ठीक है, चलो। कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता सबसे अधिक है। तो उच्चतम की बात करें तो हमारा क्या जाएगा, लक्षद्वीप तो नहीं होगा, चंडीगढ़ क्या होगा, अंडमान निकोबार। 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए मेरा लक्षद्वीप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है लक्षद्वीप। ठीक है, अगर हम लोग को निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो नदी तट तट पर जो हमारा भोपाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भोपाल। ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सबको पता है कोलकाता कहाँ पे है, हुगली नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, लेकिन भोपाल कोई नदी किनारे नहीं है। करा के निम्नलिखित में कौन जो खनन नगर है, खनन नगर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 45 में क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा सिंगरौली जो एक खनन नगर है। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित किससे, तो खाद्य उत्पादन से है। किससे है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो सबको पता है कपास होता है ना, जूट में भी रेशा होता है, कॉफी में नहीं होता। हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह मेस्टा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई कर हम लोग को निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय का उत्पादक नहीं है। तो चाय का उत्पादक हमारा जो है असम है, बिल्कुल है। राजस्थान ये आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी केरल पश्चिम बंगाल में तो सबसे अधिक होता है, असम में सबसे अधिक होता है, उसके दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बाकी केरल हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो असम में होती है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल। अगर हम लोग निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है, खाद्यान्न की बात करें 49 क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मक्का जो खाद्यान्न है। ठीक है, कॉफी चुकंदर गन्ना ऐसा खाद्यान्न नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं है। अच्छा, खाद्यान्न का अर्थ समझे आप लोग, कोई ऐसी फसलें होती है जिससे इंसान जो रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करता है, जिससे अपने भूख को मिटा सकता है, जिसका हमेशा इस्तेमाल करता है। जैसे गन्ना को आप क्या भूख मिटा सकते हैं, शौक से खाया था, कॉफी को भी शौक से खाया था, चुकंदर को भी शौक से। लेकिन मक्का जो है एक तरह का खाद्यान्न है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। ठीक है, ये सब चीज जो क्या है, मक्का का रोटी बनाया जाता है, मक्का से अलग अलग जो है बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं, इस तरह से जो इंसान अपने भूख को मिटा सकता है। ठीक है, बाकी ये सब शौकीन वाली चीज हो गया। निम्नलिखित राज्यों में कौन जो कपास उत्पादक नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना, इसलिए बता दिया, हो सकता है कहीं मक्का नहीं कुछ और रहे, तो आप लोग को समझ में आ जाए। खाद्यान्न तो समझ में आ जा नहीं सकता है, यानी खाद्यान्न समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या कौन सा हो सकता है। चलो, क्वेश्चन 50 के निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं करता है। तो क्वेश्चन 50 का जो आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो पहले जो था हमारा NH7 था, क्या था, NH7 था, लेकिन अभी NH44 बन गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि जल जो है वो क्या है, जल जल क्या है ये बताओ, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जल जो है एक तरह का नवीकरणीय संसाधन है, जो कि यहाँ पे अनवीकरणीय दिया है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और जल यहाँ पे जैव संसाधन अजैव दिया है, अजैव जो निर्जीव संसाधन होते हैं उसको हम अजैव कहते हैं। ठीक है, और जो जीवित संसाधन होते हैं मतलब जीवित चीजों से बना होता है, जैसे कोयला जो है एक तरह का जैव संसाधन है। ठीक है, तो याद रखेंगे अजैव जो जिसमें जान नहीं हो। ठीक है, जैसे कुर्सी टेबल ये सब जो है अजैव संसाधन, सॉरी कुर्सी भी तो आपका हो जाएगा। जैसे आपका कोई भी निर्जीव सामान ले लेंगे, जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब जो है ना अजैव हो जाएगा, पन्नी वगैरह जो भी होता है। चलो, पॉलिथीन जिसको कहते हैं, पन्नी क्या बोल रहे हैं। 53 कराइए, केंद्र सरकार का जो हरियाली प्रोजेक्ट जो है संबंधित है वो किससे है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये बोलती वायु संरक्षण से और जल संरक्षण से। क्वेश्चन का हम लोग को निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। देखो 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तापीय ऊर्जा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हीराकुंड परियोजना जो अवस्थित है वो कहाँ पे है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में जो है काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है कि क्षेत्रीय तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है।
तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो इस्पात केंद्र है वो कहाँ पे, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। बोकारो जो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, करा के निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, तो हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झाड़िया है। ठीक है, बोकारो क्या हो जाएगा, झारखंड में जो है कौन नहीं है, सिंगरौली जो कि नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। 59 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि शायद पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो कब हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो हमारा 1991, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगह। 72 क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है, तो औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक सभी है ना, ऑप्शन नंबर डी जो बिना पूंजी के उद्योग नहीं हो सकता, बाजार के बिना कैसे उद्योग करोगे, ऊर्जा के बिना कैसे करोगे, सभी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जगह। करा कि वायु में भारत, सॉरी वायु में भारत कहना, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी, 1911 को हुई थी, कब हुई थी, 1911 को जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी भारत में। करा निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जगह। क्वेश्चन आगे करा हम लोग को कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है वो किसको जाता है, 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा हम लोग को तूतीकोरन पत्तन जो स्थित है वो कहाँ पे है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी जगह। करा कि अम्ल वर्षा का कारण जो है वो क्या है, अम्ल वर्षा का कारण जो है वो क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, बताओ। 68 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जगह, चीन हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद, करा के ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सभी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक जो किससे संबंधित है, किसका उत्तर यानी कारक उत्तरदायी जो वो प्रवास से है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रवास का ही दो प्रकार होते हैं, प्रतिकर्षक, अपकर्षक, मैंने शुरू में इसके बारे में समझा दिया, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग टॉप जो है 70 क्वेश्चन कवर किए हैं, यानी मॉडल पेपर का आपका जो 70 ऑब्जेक्टिव का आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो डेफिनेटली कि आपका 35 क्वेश्चन तो लगभग इजीली जो एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कौन से क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड को जोड़िए हमारे साथ, ताकि सब कोई जो है अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ से पूरी तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।